बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे और देखते हैं आज सुबह के करीब दर्जा हरारत कितना था। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सबसे पहला इवेंट सेलिंग डायनामिक्स फॉर टीम लीडर्स और वेन्यू है इसका हॉस्पिटैलिटी इन, जिसमें ट्रेनिंग वर्कशॉप कराई जाएगी सेलिंग डायनामिक्स फॉर टीम लीडर्स के लिए और टाइमिंग्स हैं जी 9 बजे से 5 बजे तक। दूसरा इवेंट हमारा नेटवर्क ऑपरेशंस ट्रेनिंग होटल सनफूड इसका वेन्यू है और टाइमिंग्स हैं 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें ट्रेनिंग कराई जाएगी कंटेंट की, जिसमें डिज़ाइनर्स होंगे, आईटी मैनेजर्स होंगे, नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, लीड स्टोरी की तरफ चलेंगे। आज की हमारी डेली सिटी 42 की टॉप स्टोरी, शहर पर डेंगू की यलगार, रोज़ाना 1000 घरों से लार्वा मिलने लगा है। दूसरी टॉप स्टोरी, 5 तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 92 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। टैक्स ना दहिंदा तामीराती कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। और 31 दिसंबर तक सूबे के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क कायम किए जाएंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोकर और इमरान यूनिस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। खोकर साहब, शहर पर डेंगू की यलगार और एक मरतबा फिर से वही स्ट्राइक नज़र आ रही है। 1000 घरों से लार्वा मिलने लगा है। शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा, वरना हर जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक सीरियस इस दफ़ा इशू हुआ है। जो आज से 2-3 साल पहले भी एक दफ़ा लाहौर पर यलगार हुई थी, बाद में हालात बेहतर हो गए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो ज़्यादा तादाद में डेंगू के पेशेंट जो है ना वो अस्पतालों में आ रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात है कि जब तक शहरी अपने घरों को साफ़ नहीं करेंगे, उस अपने घरों में डेंगू के हवाले से जो गाइडलाइन है, पानी जो खड़ा हो वहाँ साफ़ पानी खड़ा हो, वहाँ गाड़ियों को टायर नहीं रखने, उसके बाद गाड़ियों की जो सर्विस करते हैं अपने घरों में वो नहीं करनी, इसके बाद वो वाटर कूलर जो एयर कूलर जो लगे होते हैं या एसी जहाँ लगे होते हैं वहाँ अगर पानी गिरता है तो वहाँ मच्छर आ जाता है। बाथरूम है वहाँ पर वो पानी के वाले से सफाई। सबसे ज़्यादा जो आपको बताऊं कि जो एलीट एरियाज है ना वहाँ पर ये शिकायत आती है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो डेंगू की शिकायत आ रही है वो डिफेंस के इलाके से आ रही है कि वहाँ पर ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा मच्छर आ रहा है, वहाँ से ज़्यादा लोग अस्पतालों में डेंगू के आ रहे हैं। और इस हवाले से वहाँ जो है ना फासी इंतजाम के लिए DCO लाहौर ने टेक ओवर किया है कि डेंगू के DHA से मिलकर जो है ना डिफेंस में जो डेंगू सर्विलेंस है वो DCO लाहौर ने अपने यानी कि कंट्रोल में ले लिया है, जिसकी वजह से वहाँ काम जो है ना शुरू कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो एलीट एरियाज है, मॉडल टाउन है, डिफेंस है, गुलबर्ग है, शादमान है, इस इलाकों में ज़्यादा शिकायत आ रही है। यहाँ पर जो आफाती इकदाम जो है ना वो लोगों को अपने घर साफ करने चाहिए। जब लोगों को अपने घर ठीक करेंगे, अपने वो डेंगू की पॉलिसी जारी करेंगे, इस हवाले से मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाले से SMS सर्विस शुरू कर दे, क्योंकि मुझे नहीं अभी तक पता चला या एक ले मैन को नहीं पता कि इसके क्या क्या गाइडलाइन है। वो एक गाइडलाइन जो है ना हर एक SMS सर्विस पर चली जाए। अगर आप उसके बैनर लगाएंगे तो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, अगर अखबार में इश्तेहार देंगे बहुत कम लोग पढ़ेंगे, ताकि SMS के जरिए हर बंदे को एक गाइडलाइन पता चल जाए कि ये अमल करना है। जो खवातीन है उनके भी मोबाइल पर वो चला जाएगा SMS सर्विस, ताकि वो लोग अपने अपने घरों में उस पर अमल शुरू कर दें। ये एक अच्छी सजेशन है और आई थिंक हुकूमत को भी इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इमरान भाई, DCO से उस दिन भी जब बात हुई वो प्रोग्राम में भी आए थे, काफ़ी विजिलेंट भी नज़र आ रहे थे कि टीमें हैं, सर्वेलेंस तो पूरा साल ही हम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर सर्दी भी आ गई है या गर्मी भी आ जाती है तो भी हम चेक करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मच्छर जो है वो पनपता रहता है। सो फिर भी उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक और फिर यलगार जिसे कहा जा रहा है वो कम नहीं है। 38 मरीज जो है वो 24 घंटों में, गुज़श्ता 24 घंटों में अस्पताल पहुंच गए। 1000 घरों से लार्वा मिला। नेग्लिजेंस कहाँ पर है? क्या शहरी एंड पर है? सिमल देखिए, एक बात तो तय है कि ज़िला इंतज़ामिया के पास ये इख्तियारात हैं कि पूरे लाहौर में जहाँ से डेंगू लार्वा मिले उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो की जा सकती है। लेकिन ज़िले की जानिब से हमेशा सिर्फ केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड करवाए जाते थे जो कमर्शियल एरियाज़ हैं या आउटडोर है। घरों में अगर डेंगू लार्वा मिलता था
تو ضلع انتظامیہ اس کے خلاف کبھی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتی تھی سوائے نوٹس دینے کے یا ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کرنے کے. لیکن اس گھر کے باہر اسٹیکر ایک چسپا کر دیا جاتا تھا ریڈ کلر کا, جس پہ لگا ہوتا تھا کہ لکھا ہوتا تھا کہ اس گھر سے ڈینگی لاروا ملا ہے, تاکہ اس گھر کے جو رہائشی ہیں وہ خود اس کو دیکھ کر ہدایت نامہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ کیسے کیسے ڈینگی سے پاک کیا جا سکتا ہے اپنے گھر کی جگہوں کو. اور ساتھ ساتھ جو اہل علاقہ ہیں یا محلے دار ہیں یا نیبرز ہیں, پڑوسی ہیں, وہ دیکھ کے کہیں کہ بھائی آپ کے گھر سے ڈینگی لاروا ملا ہے, ہم بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے. تو اب جو ہے وہ پہلے تو کمرشل ایریا سے زیادہ ڈینگی لاروا ملتا تھا, لیکن اب جو گھروں سے ڈینگی لاروا ملنے کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب یہی وجہ تھی کہ ضلع انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ ان ڈور یعنی گھروں سے اگر ڈینگی لاروا ملتا ہے تو اب اس جس گھر سے ایک سے دوسری بار ڈینگی لاروا ملے گا ان کے خلاف FIR جو ہے وہ درج ہوگی. اب یہ روزانہ 1000 گھروں سے لاہور جیسے شہر میں سے ڈینگی لاروا ملنا یقیناً ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اگر ایک گھر سے ڈینگی لاروا ملتا ہے تو صرف اس گھر کے مکین جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوں گے, بلکہ پوری گلی جو ہے, پورا ایریا جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کئی بار TVC چلائے گئے, پمفلٹ جاری کیے گئے, ٹول فری نمبر جو ہے وہ جاری کیے گئے, لیکن اس کے باوجود شہری جو ہے وہ اس کی اونرشپ نہیں لے رہے. یہ بات یقیناً بالکل 1000 بار ضلع انتظامیہ کی جانب سے آن میڈیا آن ریکارڈ آ کر یہ کہا گیا ہے کہ شہری جو ہے وہ خود اپنے گھروں کو صاف کریں, کیونکہ گھروں میں ایسی کئی جگہ ہوتی ہیں جنہیں ضلع انتظامیہ کی ٹیم آ کر نہیں صاف کر سکتی, گھر والے خود صاف کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, چونکہ میں کور کرتا ہوں اس بیٹ کو اور یہ ساری ان ٹیموں کی سرویلنس کو, لوگ اپنے گھروں میں جانے نہیں دیتے ڈینگی ٹیموں کو. یہ بھی ایسے کیسز بھی سامنے ہیں کہ ان گھروں کے خلاف بھی FIR درج کروائی گئی ہیں, یہ بہت اچھا کیا ہے. اب دیکھیں, لوگ جو اس کی اونرشپ نہیں لیں گے, یہ ڈینگی نہیں ایسے ختم ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. یہ جو 38 مریض 24 گھنٹے میں سامنے آئے, میرے خیال سے یہ بہت کم ہے. کل 21 تھے, اس سے پہلے 30 تھے, اس سے پہلے 35 تھے, تعداد بڑھتی یہ تعداد بہت لیکن کم میرا ہے. ایک تھوڑا سا اختلاف ہے کہ روزانہ جو ہے 1000 گھروں سے لاروا ملنے لگا, اور عمران صاحب نے کہا ہے کہ DCO لاہور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس گھر سے لاروا دوسری دفعہ ملے گا تو وہاں FIR درج ہو جائے گی. اگر 1000 روزانہ FIR درج ہوتی ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کی بجائے اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے. FIR درج کرانا جو ہے نا, یہ شہریوں پر کبھی بجلی چوری کی FIR, کبھی کوئی FIR, ڈینگی کا جو مرض ہے یہ نیا نہیں ہے, یہ تو کئی سالوں سے آ رہا ہے. اب تو لوگوں کو رٹ چکا ہے کہ بس اپنے گھر میں پانی نہیں کھڑا ہونے دینا. اس کی بجائے گھر گھر جا کر پمفلٹ تقسیم کیے جائیں, لوگوں کو آگاہ کیا جائے. کمرشل جگہوں پر جب لاروا ملا, کارروائی کی گئی, سخت اقدامات کیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا لاروا آپ کو کمرشل جگہوں سے نہیں ملے گا جتنا آپ کو گھروں سے ملے گا. تو اس کا مطلب گھروں والی سائٹ پر بھی سختی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ساتھ اپنے شامل کر لیں, ان کے ساتھ کوپریشن کی فضا قائم کریں, کوارڈینیشن کی فضا قائم کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے ان کو پکڑ کر تھانے میں جا کر بند کریں گے, FIR درج کریں, عدالتوں میں ضمانت کرائیں, تو یہ ایک نیا ایک ایشو کھڑا آ جائے گا. ہمارا کام, یہ کوئی جرم نہیں ہے ڈینگی لاروا ملنا. یہ قانون کے جو CRPC کے تحت یہ کوئی جرم نہیں لکھا ہوا, نہ PPC کے تحت کوئی جرم ہے. آپ ڈینگی لاروا اگر آپ کے گھر سے مل رہا ہے تو صرف آپ اس سے متاثر جی بالکل, لیکن اس کے لیے ضروری ہے, کی بات کریں پورا علاقہ اس سے متاثر ہے. ضروری ہے کہ آپ اس پورے علاقے میں اویئرنیس کمپین پر چلائیں, وہاں پر لوگوں کو قائل کریں, آپ اس گھر کو جا کر کنونس کریں, اس کے ہمسایوں کو. آپ اس حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ آپ محلے میں کمیٹیاں قائم کر دیں, کہ ہر محلے میں, ہر گلی میں ایک ڈینگی کمیٹی قائم کر دیں, وہ اپنے اپنے محلے کو صاف کریں, ڈینگی کے حوالے سے تمام گھروں کو چیک کریں اور کوآپریشن کریں. ایک گھر میں ایک عورت رہتی ہے, آپ اس مرد نہیں رہتا, آپ نے اس پر FIR درج کرا دی, وہ بیچاری تھانے جائے گی, پولیس کو پیسے دے گی, عدالت میں وکیل کو جا کر پیسے دے گی, وہ ذلیل ہونے والی بات ہے. میں نے ایک رپورٹ دی تھی پچھلے ہفتے کہ 20 دنوں میں 28,000 جگہوں سے ڈینگی لاروا ملا, 28,000 لاہور میں, جن میں سے 26,813 صرف گھر تھے, اور ان 26,813 گھروں میں سے 15,000 سے زائد ایسے گھر تھے جہاں سے 3 سے 4 بار ڈینگی لاروا ملا ہے. اب ایک بار کسی کو نوٹس دیا گیا, دوسری بار دیا گیا, تیسری بار دیا گیا, لوگ ایسے نہیں سیریس لے رہے, تو نو ڈاؤٹ ہماری قوم جو ہے یہ ویسے ڈنڈے کی پیر ہے. جب تک آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے, کاروائی نہیں کریں گے, لوگ نہیں مانتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں گھر سے مچھر نکل آیا, بس ٹھیک ہے جی کر لیں گے. ڈیفنس کی بات کی, آپ مجھے بتا دیں ڈیفنس میں کسی گھر میں گھس کے آپ ڈینگی سرویلنس کر سکتے ہیں؟ آپ کو وہ الاؤ کریں گے کہ آپ گھر میں آ کر چیک کریں, یا آپ ان کو کوئی پمفلٹس دے رہے ہیں, آپ کوئی SOP جاری کر رہے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے کریں گے؟ نہیں کریں گے. نوبڈی بادرز. 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں کہ TVC چلائے جا رہے ہیں, پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں, بلدیاتی نمائندوں کو آن بورڈ لیا گیا, مساجد جو ہیں ان میں اعلانات کروائے گئے, جمعے کی نمازوں میں جو ہے وہ اعلانات کروائے گئے, شہریوں سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں. کرنا کیا ہوتا ہے, صرف اپنے گھروں میں پانی جو ہے وہ ڈھک کر رکھنا ہے, ٹھیک ہے,
پانی کھڑا نہیں ہونے دینا چھتوں پر، اچھا، لیکن لوگ اس کو سیریس لیتے ہی نہیں عمران ہیں۔ بھائی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کھوکھر صاحب کا پوائنٹ اس وجہ سے بھی ویلڈ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو ڈرین کا ڈھکن ہے اس کے اندر جو چھوٹا سا سوراخ ہے، اگر اس کے اندر بھی پانی ہو تو اس میں بھی یعنی کہ 1 ٹی اسپون جتنا پانی چاہیے لاروا کو پنپنے کے لیے، تو اس کی ذمہ داری شہریوں نے خود لینی ہے۔ کتنا خیال رکھ سکتے ہو شہری کنٹرول کرتے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ڈینگی آپ انتظار کریں گے کہ ڈینگی ٹیمیں آئیں، وہ سرویلنس کریں، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہمارے گھر میں اس حصے میں پانی کھڑا ہے۔ یہ تو گھر کے رہائشیوں کو خود کرنا چاہیے نا۔ ڈینگی جو ہے نا یہ کرمنل ایشو نہیں ہے، یہ سوشل ایشو ہے، اس کا سوشل ایشو، اور سوشل ایشو کو سوشل ایشو سے حل ہونا چاہیے۔ اب پولیس کو یہ نہیں کہ ڈینگی پکڑنے پر لگا دیا جائے اور وہ گرفتاریاں ڈینگی پر ہو رہی ہیں اور ڈاکو کہاں جائیں گے، ڈاکو پہلے نہیں پکڑے جاتے، اسٹریٹ کرائم پہلے ہی ہے۔ اب یہ سوشل ایشو ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اتنا جو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، اس کے ذریعے ایس ایم ایس سروس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دینے کے ذریعے اب ڈیفینس میں اکثر کہہ رہے ہیں یہ ویسے آئی تھنک اٹس مور لائک تلوار لٹک رہی ہے آپ کے سر پہ کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ایف آئی آر درج ہو جائے گی، تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور لوگوں کو تھوڑا الرٹ رہنے کے لیے بھی یہ اقدامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ سوشل ایشو کو اگر دیکھا جائے تو مساجد میں اعلانات بھی کرائے جا رہے ہیں، پمفلٹس بھی تقسیم، ڈینگی آگاہی سیمینارز بھی، بچوں تک کو اب پتہ ہے کہ ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس مچھر کے کاٹنے سے آپ 4 سے 5 دنوں میں خدا نخواستہ موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ سیمل، میں نے جو رپورٹ دی، میں نے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ دی کہ 26,813 گھروں میں سے 15,000 سے زائد ایسے گھر ہیں جہاں سے 4 سے 5 بار ڈینگی لاروا ملا ہے۔ دیکھیں جب پہلی بار ڈینگی لاروا ملتا ہے تو اس گھر پہ سٹیکر لگا دیا جاتا ہے اور اس میں ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے اس ڈینگی کو ختم کرنا ہے۔ اور میں نے لٹرلی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں سے 3-4 سٹیکر پہلے سے چسپا تھے ان کے دروازے پہ، آپ یہ دیکھیں یہ حالت ہے، اور وہاں سے پھر ڈینگی لاروا مل رہا ہے۔ 2011 میں جب یہ بہت زیادہ شدید ڈینگی کا حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد بہت سی اموات بھی ہوئی تھی، اس کے بعد اب دیکھا جائے تو آگاہی مہم چلائی گئی، باقاعدہ پمفلٹس تقسیم کیے گئے، بینرز لگے نظر آتے تھے، آپ کو پوری کینال روڈ جو ہے وہ فلیکسز سے بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ ابھی وہ اویئرنیس کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح سے، جیسے اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، ایک ریمائنڈر مسلسل چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو۔ پروگرام کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو میسو لیول پر آپ کو خود جا کر ان کو جو ہے وہ ہدایت نامہ بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس چیز میں بھی تھوڑی تیزی آنی چاہیے۔ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پہلے سیمینار کنڈکٹ کروائے جاتے تھے، واکس کروائی جاتی تھی، اب بھی واک جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، لیکن اب زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ پتہ ضلع انتظامیہ کیا کر رہی ہے کہ ڈینگی ٹیمیں جو ہیں وہ ایک گھر کو 1 ہفتے میں لازمی ٹچ کرتی ہیں، کیونکہ اس ڈینگی لاروے کو پنپنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 دن 5 دن چاہیے۔ اور پھر جو انہوں نے اپنا ایک ڈیش بورڈ کا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی مریض بالکل رپورٹ ہے ہو رہا ہے تو تو پھر وہ اس وہاں گھر پہ کے بالکل پورے اسی ارد طرح گرد کے ریڈیس بالکل کی اسی طرح سرویلنس کی جائے۔ ہر گھر میں 1 ہفتے میں ٹیم لازمی ایک بار جاتی ہے، یہ تو ہم نے خود جو ہے وہ اب کسی بھی گھر میں چلے جائیں نا ہم معلوم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہفتہ پہلے آئے تھے، 4 دن پہلے آئے تھے، 5 دن پہلے آئے تھے۔ مینز ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے ایک ٹیم کو کہ بھائی آپ نے اس ایریے کو کیٹر کرنا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب تک پبلک جو ہے ساتھ نہیں دے گی، اس چیز کی اونرشپ نہیں لے گی، اس کو سمجھے گی نہیں، تب تک یہ مرض جو ہے، یہ بیماری جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کچھ بھی کر لیں آپ، واک کروا لیں، سیمینار کروا لیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سمپل سے ایس او پیز ہیں اس کے کہ آپ اپنے گھر میں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، اگر آپ نے پانی سٹور کرنا ہے تو اس کو ڈھک کر رکھیں، چھتوں کے اوپر جتنا بھی کوڑا پھینکا ہوا ہے، جتنا بھی کباڑ میں آپ نے اگر پرانے ٹائر پھینکے ہوئے ہیں، کوئی پرانی چیزیں، اگر چھوٹا سا ٹوٹا ہوا گملہ بھی ہے اس کے اندر بھی پانی کھڑا ہے تو لاروا پنپ سکتا ہے، تو آپ اس چیز کا خود خیال رکھیں کہ کہیں پر بھی ڈرینز میں خاص طور پر خیال رکھیں کہ پانی جو ہے وہ کھڑا نہ ہونے پائے تاکہ وہاں پہ لاروا پیدا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی تو ہمارا نصف ایمان ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھک کر رکھیں، گھروں میں مچھروں کے سپرے کروائیں، اور خاص طور پر چونکہ اس کو چور مچھر بھی کہا جاتا ہے جو جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے ڈارکر پلیسز پر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، پردوں کے اندر، صوفوں کے نیچے، یہاں پر سپرے کرائیں، اور میرے خیال سے آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں گے تو ڈینگی کو جو ہے وہ مات دی جا سکتی ہے۔ ناظرین ہم مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اگلی خبر، 5 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب 92 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ علی رامی کی یہ خبر ہے کھوکھر صاحب، رقم جو ہے وہ صوبے کے مختلف اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ جی بالکل، صوبے کے مختلف اضلاع کے لیے 5 ارب 92 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ اس میں سب سے بات یہ پہلی ہے کہ جو منصوبے ہیں ان کی 3rd پارٹی ویلیڈیشن ہونی چاہیے، کہ ہونا یہ چاہیے کہ بعد میں آڈٹ کی بجائے ان کا آڈٹ پہلے ہو،
पहले ऑडिट हो ताकि खुर्द के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। दूसरी ये बात कि महकमा PND को ये चाहिए कि जो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आबादी की बुनियाद पर करे, ना कि वो चंद शहरों को महदूद कर ले, अपनी तरक्की का फोकस कर ले और बाकी शहर जो है ना इग्नोर हो जाएं। जैसे कि लाहौर शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए हैं, बल्कि सबसे पूरे पंजाब का जितना बजट है तरक्की उससे ज़्यादा बजट जो है ना अकेले लाहौर में लग रहा है। तो दूसरे शहर जो है डेरा गाजी खां है, सरगोदा है, बखर है, बावलपुर है, रहीमयार खां, सादकाबाद, उनको भी अहमियत दी जाए। इस हवाले से जो आबादी के मुताबिक जो है ना वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि आबादी सारी लाहौर की तरफ रश ना कर जाए। जी इमरान भाई आप क्या इसमें कहेंगे? खोखर साहब, इसमें जो फंड जारी किए गए हैं, अगर हम बात करें इन मंसूबों की, जो मंसूबे इसमें बयान किए गए हैं, जिन मंसूबों के लिए ये फंड जो है वो जारी किए गए हैं, स्पेशली इसमें हेल्थ सेक्टर है, इरिगेशन है और रोड्स है। इन तीनों की नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ हेल्थ जो है वो भी ज़रूरी है। तो एक हवाले से ये भी बेहतर है कि नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फ़ंड जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ खोखर साहब की ने जो बात कही है, मैं इत्तेफाक करूँगा कि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो पहले से करवा लेना चाहिए। बाद में जो आप होने के बाद जो है मसले मसाइल जो है वो फिर शुरू होंगे, फिर ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट होंगी, तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही एक प्लान के साथ इसको खर्च करें। बाद औक़ात हमने ही ऐसी खबरें दी होती है कि जी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इतने पैसे लग गए, लेकिन 3 से 4 साल हो गए, ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। माजी में भी ऐसी कई चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जिसमें प्रोजेक्ट जो है वो शुरू तो होते हैं, फंड जारी होते हैं, लेकिन दो चीज़ें उसमें होती हैं, या तो वो इल्तवा का शिकार हो जाता है अफसरान की नाअहली की वजह से, या तो फिर उसके फ़ंड जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी नहीं होते, जिसकी वजह से वो पेंडिंग हो जाता है। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है खोखर साहब जिस पे अभी आपने बात की कि सूबों बाकी सूबों का पैसा भी जो है वो लाहौर पे लगा दिया जाता है, तो ऐसा भी तो है कि वो पैसा लाहौर से ही जनरेट भी होता है। आप मुख्तलिफ टैक्स डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, आप LDA की बात कर लें, लाहौर से जनरेट होकर वो लाहौर पर ही लगाया जाता है। एंड आई थिंक यही रूल जो है वो बनता है। वो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर की जो प्रोविंशियल लेवल की जो रेवेन्यू होता है उसका सारे ज़िलों का, सारे सूबे का हक होता है, वो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर। अगर कोई ज़िली हुकूमत का रेवेन्यू जनरेट हो तो उसका ज़िले पर हक होता है कि वो ज़िले में तकसीम लगाया जाए। अब प्रोविंशियल तो वो सूबे का पैसा है ना, वो पूरे सूबे पर लगना है। दूसरा ये कि अभी ये प्रोजेक्ट जो बने हैं, अब इनके 3-3 दफ़ा PC1 जो है ना वो तब्दील होने हैं, 3-3 दफ़ा इनके रिवाइज प्लान तब्दील होने हैं, कंसल्टेंसी पर इनके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगने हैं। फिर उसके बाद पता चलना है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना ड्रॉप कर दिया गया या अगले साल बनेगा, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिले की वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ती जानी है। ये सारे इश्यूज हैं जो PND को देखने चाहिए। दूसरी सिमल, आपने बात की कि क्या ये सिर्फ लाहौर से ही इकट्ठे होते। देखिए, फैसला तो करना होता है वज़ीर आला पंजाब ने या सूबाई हुकूमत ने, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे सूबे में नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप किसी दूसरे शहर में भी चले जाएँ ना, तो दूसरे शहर वाले पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी पाकिस्तान तो है ही लाहौर, कि तमाम तर प्रोजेक्ट्स, तमाम तर तरक्की सिर्फ लाहौर के लिए। ये लोगों की शिकायत है, अवामी शिकायत मौजूद है। तो लाहौर में ही जो है वो सारा पैसा लगता है। जिस तरह खोखर साहब ने बात की कि दूसरे शहरों में, दूसरे अजला में भी लगना चाहिए, तो वो चीज़ उस तरह हमें नज़र नहीं आती जिस तरह लाहौर की तरक्की नज़र आ रही है। हम खुश हैं कि लाहौर तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी शहरों का, बाकी ज़िला का भी हक है। जी, अगली खबर, 31 दिसंबर तक सूबे के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क कायम कर दिए जाएंगे। ये हिदायत जारी की गई हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और लाहौर के बाद डॉल्फिन फोर्स को पंजाब के बड़े शहरों में भी मुतारिफ करवाया जाएगा। अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। फ्रंट डेस्क कायम किए गए शहर लाहौर में भी, जहाँ पर सिविलियन ऑफिसर जो हैं वो बात सुनते हैं सिविलियंस की, और इस हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि एक अच्छी पॉलिसी थी जिससे साइल की जो है वो सुनवाई एटलीस्ट हो जाती है। अब डॉल्फिन फोर्स को भी बाकी शहरों में मुतारिफ करवाया जा रहा है। क्या लाहौर में ये कारकर्दगी बेहतर हो गई फ्रंट डेस्क की या डॉल्फिन फोर्स की? बिल्कुल सिमिल, मैं यही चीज़ें जो है वो बयान करने लगा था, जो आपने अभी बता दिया अपनी बात के आखिर पर, कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे थे। फ्रंट डेस्क का क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवाम की जो शिकायत थी थानों कचहरियों के हवाले से, उसके लिए ये नई जिद्दत जो लाई गई थी ये बहुत अच्छी थी। दूसरी बात ये डॉल्फिन फोर्स की, यकीनन डॉल्फिन फोर्स जो है अभी तक तो बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो नज़र आ रही है, और हमें खुशी होती है कि आप कुछ ही देर बाद जो है वो आपको डॉल्फिन फोर्स की गाड़ी गुजरती हुई नज़र आती है, और आपको खुशी होती है कि चलें यार इनकी तरफ से भी सर्वेलेंस जो है वो जारी है। अच्छा, बात करें अगर कि 31 दिसंबर तक सूबे भर में जो फ्रंट डेस्क हैं वो कायम कर दिए जाएंगे। अगर लाहौर में जो फ्रंट डेस्क कायम किया गया है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी तक उनकी कारकर्दगी क्या रही। नो डाउट कायम तो हैं, हमने भी देखे हैं कि फ्रंट डेस्क जो है वो मौजूद है, लेकिन उनकी कारकर्दगी रही क्या है। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ जी ठीक है शहरी बैठे हुए हैं, उनके मसाइल जो हैं वो सुने जा रहे हैं, वो मसाइल कितने हल हुए, क्या उसके सम्राट हैं, पहले हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। पहले उसका यकीनन आप ऑडिट कर रहे हैं या वैसे आपने एज अ मॉडल शहर लाहौर में मुतारिफ करवाया, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट क्या आया, आप पब्लिक को बताएं। वैसे भी तो आपके हुकूमती तर्जुमान जो है ना वो
हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर वो उसमें पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं तो वो यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पब्लिक को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं कि जी हमने ये चीज़ कायम की थी, इसके ये समरात निकले हैं, इतने लोगों को ये फ़ायदा हुआ है और ये मसाइल हल हुए हैं। उसके बाद जो है ये पूरे पंजाब में जो है वो मुतारिफ करवाया जाए। जी बिल्कुल, मैं बचपन से ये सुनता रहा हूँ कि कानून का बोलबाला होगा, थाना कल्चर का खात्मा होगा। वज़ीर आला की मैं तकरीबन 8 साल से बीट कवर कर रहा हूँ और हर दफ़ा उनकी हर हफ्ते में 2 मीटिंग होती है जिसमें यही होता है कि थाना कल्चर बेहतर हो रहा है, काम हो रहा है। और अभी तक आप हमारे साथ ही थाना शादमान है, वहाँ पर चले जाएँ, ना वहाँ बिल्डिंग है, ना वहाँ पीने का पानी है, ना वहाँ हवालात है, ना वहाँ वाशरूम है, ना वहाँ बैठने के लिए कोई जगह है। वहाँ आपको डेंगू मच्छर भी मिलेगा, वहाँ सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम भी मिलेंगे, वहाँ छतों से पानी टपक रहा होगा। ये हालत एक थाने की है। मैं आपको बताऊं कि थाना कल्चर उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम 3 काम ना कर लें। पहला ये है कि इसका जो है ना, इसके जो तीन टियर है, एक बीट अफसर, SHO, तीसरा होता है DSP, जो जिसको DSP होता है। ये 3 टियर जब हम ठीक कर लेंगे तो आपका थाना कल्चर ठीक हो जाएगा। तमाम किस्म का क्राइम का तल्लक जो है साहिल का पहले जाता है थाने, वो हवालदार से और बीट अफसर से मिलता है, पर्चा दर्ज कराता है, SHO से मिलता है और फाइनल ज़िमनी जो है ना अच्छा, DSP। उसी को बेहतर करने के लिए तो फ्रंट डेस्क कायम किया जी, गया है बिल्कुल। कि ताकि जब- सिविलियन की बात और- सिविलियन जो है वो शायद ज़्यादा अच्छे तौर पर सुन सकता है। जी बिल्कुल, उस हवाले से जब तक ये 3 टियर ठीक नहीं करेंगे, बीट अफसर ठीक नहीं होगा, एक बात सुनने से नहीं होगा। जिस तफ्तीशी ने मौके पर जाना है, सीन देखना है, जिसने गिरफ्तार करने हैं, जिसने चलान पर दस्तखत करने हैं, जहां DSP के दफ्तर में तफ्तीश होनी है, अगर वो टियर ही ठीक नहीं होंगे तो वो फ्रंट डेस्क वाला बंदा अगर उसको फिर झूठी तसल्ली देने के लिए बिठा दें कि वो साहिल जो आएगा उसको झूठी तसल्लियां देता रहेगा, लेकिन थाने का निज़ाम उसी तरह रहेगा। जब तक ये 3 टियर गवर्नमेंट के ठीक नहीं होते, आप जो मर्जी IG बिठा लें, जो मर्जी DPO बिठा लें, जो मर्जी RPO बिठा लें, आपका थाना कल्चर कभी बेहतर नहीं हो सकता। एक दूसरा ये है कि अगर आप थानों से करप्शन खत्म कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, तो आपका थाना सिस्टम जो है ना ये फ्लॉप कर जाएगा, एकदम गिर जाएगा, क्योंकि आपका थाना चलता ही करप्शन पर है। आप पेट्रोल के लिए एक थाना, क्या करप्शन के साथ बिल्कुल, cooperation मैं आपको बताता हूं। आप एक थाने को 2 गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोल पर होती हैं, आप उनको रोजाना का कितना पेट्रोल देते हैं? 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, और 24 घंटे घूमती है और वो सारे करप्शन के पैसों के ऊपर उनका पेट्रोल आता है। करप्शन लोगों से पैसे लेकर पेट्रोल डलवाते हैं और थाना चलता है। बाकी थाने की जो होते हैं, कागज मंगवाते हैं, पेंसिलें मंगवाते हैं, स्टेशनरी का सामान मंगवाते हैं, कहीं रेड करने जाना होता है, वो पेट्रोल, वो तो सारा रिश्वत पर चलता है। अगर आप थाने से रिश्वत खत्म कर देंगे तो आपके थाने बंद हो जाएंगे, आपका थाना चलता ही सारा रिश्वत पर। तो ये तो फिर हुकूमत को रियलाइज करना पड़ेगा कि हर थाने का अलग से जो है वो एक सिस्टम बजट डेवलप किया खोकर जाए साहब जहाँ पर रेवेन्यू और बजट जो है आपका टेलीफोन वो का उनको जो दिया बिल है जाए। थाने का, वही सरकार नहीं दे सकती, वो भी किसी से पैसे लेकर पकड़ा जाता है, किसी को साहिल को उससे पैसे लेकर वो बिल अदा किया जाता है। बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं थाने वाले गवर्नमेंट कर सकते। आप बिजली का बिल देखें कितने थाने आपके डिफॉल्टर हैं। तो ये अगर आप थानों से, बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी थानों से अगर आप थानों रिश्वत में खत्म जाते हो करेंगे तो आपको इसी आपका मद में थाना चाय सिस्टम पानी के बैठ मद में जाएगा। आपसे पैसे मांगे आप जाते देखें हैं, ना, चाय पीने के लिए आपने, पैसे नहीं होते उनके पास। थानों को मॉडल बनाने के लिए, उन्हें नई इमारतें, नए दफातर देने के लिए फंड जारी किए। मुझे ये बताएं, लाहौर में ऐसे कितने थाने मौजूद हैं जिनको नई इमारतें दी गई, जिनकी पुरानी इमारतों की हालत बेहतर की गई? आपको कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपको भी याद होगा सीमल, हमने भी कई बार इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि जी नई बिल्डिंग जो है वो उनके लिए बजट जो है वो जारी किया गया है, नई बिल्डिंग्स दी जाएंगी, पुरानी बिल्डिंगों को बेहतर किया जाएगा। आज खोखर साहब ने साथ हमारे हमसायों की मिसाल दे दी है, तो यकीनन मैं भी वही दूंगा कि आप इस थाने की हालत देख लें। हम तो 2008 से इसकी हालत वैसी की वैसी ही देख रही हैं कि वाकई खोखर साहब ने सही जो है वो उसके मनाजिर जो है वो बताए हैं, छतें जो हैं वो वाकई टपक रही हैं उसकी। आप किसी एक मसले का नाम लें, आपको वो इस थाने में, ना, और ये सिर्फ अफसर एक थाना नहीं है, और ये शहर के ऐसे इलाके में मौजूद है जो कंसिडरेबली पोश इलाका है। आप इसका मतलब अंदरून साइड पर चले जाएं या आप ऐसी जगहों पर चले जाएं जो बहुत गुंजान आबाद है और पोश इलाकों में वो कंसिडर नहीं होते, तो वहाँ के थानों का तो फिर अल्लाह ही बिल्कुल ना। जब पुराने दफातर में अफसर बैठे होंगे, कैसे वो पब्लिक को आराम से उनकी सुन सकेंगे, कैसे उनके मामलात को हल कर सकेंगे? तो फिर ऐसे करेंगे ये जो बयानात हैं कि थाना कल्चर खत्म होगा, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, क्योंकि अमल दरामद होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मैं तो यही देखा, जब से देखा मैं यही देखा है, बचपन से खोखर साहब ने बताया कि बचपन का बोलबाला होगा, थाना कल्चर तब्दीली होगी, लेकिन अभी तक तब्दील तो नहीं हुआ। कभी डॉल्फिन फोर्स आ जाती है, कभी मुजाहिद फोर्स आ जाती है, कभी सेफ सिटी कैमरे लग जाते हैं, कभी पुलिस वालों को अजाफी तनख्वाही मिलती है कि वो रिस्क अलाउंस मिलता है, कभी कुछ मिलता है। लेकिन आप किसी भी थाने में, आप ये आप लाहौर की बात करते हैं, अगर आप दही इलाकों में जाएं तो आपको बड़े बुरे हालात नजर आए। वहां पर बगैर FIR दर्ज किए लोगों को हवालात में बंद किया होता है। आप CIA में चले जाएं, यहाँ पर वहां पर 6-6 महीने से 2-2 महीने से लोगों को ऐसी तफ्तीश के बहाने बंद करके बिठाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बेल्फ नहीं जाता, कोई कुछ नहीं जाता। अगर आप वहां के हालात देखें तो वहां तो इससे भी बुरे हालात है।
सही, तो फिर एक पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप करना होगा इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए। दूसरी जानिब करप्शन की आपने बात की कि करप्शन अगर ख़त्म हुई तो थाना कल्चर कोलैप्स कर जाएगा, और इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं कि बहुत सी जगहों पर अगर करप्शन निकाल ली जाए तो चीज़ें डाउन हो जाएंगी। उस दिन सईद काजी साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उनका ये कहना था कि 73% ऑफ आर इकॉनमी करप्शन के उस तमाम चीज़ों के ऊपर चल रही है। तो अगर करप्शन निकाल दी जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो करप्शन के खिलाफ खड़ी है और उन्होंने कहा है कि फाइनल राउंड शुरू हो गया। अब डेट भी अनाउंस कर दी गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कि 30 अक्टूबर को सबको इस्लामाबाद बुलवाया जा रहा है। क्या लाया अमल होगा? ऐसा ही एक ऐलान 2014 में भी सुनाई दिया था कि हुकूमत नहीं रहने देंगे, हुकूमत ख़त्म कर देंगे, इस्लामाबाद में धरना देंगे, लेकिन अब धरने के बजाय बंद करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें, तहरीक इंसाफ ने जो रायवंड में रिसेंटली 30 सितंबर को जलसा किया है, उससे तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद ये वाकई वो स्टेटमेंट जो दे रही है कि सबसे बड़ी जो अवामी ताकत है वो तहरीक इंसाफ के पास है। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। और अगर हम रायवंड जलसे को देखें तो नो डाउट जो दीगर जो मुखालिफ जमातें हैं तहरीक इंसाफ की, अगर हुकूमती जमात देखें तो वो भी किसी ना किसी जगह तारीफ़ करती हुई नज़र आती है कि नो डाउट वहाँ पर एक बड़ा शो जो है वो हुआ था। यही वजह है कि अब तहरीक कल जो रॉयल पाम में इजलास हुआ है सेंट्रल पंजाब रीजन का, जिसकी सदारत जो है वो जहांगीर खान तरीन जो कि मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, और सेंट्रल पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान ने किया। तो उन्होंने ये बात वाज़े कर दी कि बेसिकली उन्होंने अपनी तकरीर में, चूँकि वहाँ पर सिर्फ हम ही लोग थे, सिर्फ 42 ही था, और वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई अब तमाम जमातें जो हैं वो स्टेटस को की जमातें हैं। ये उन्होंने कल वाज़े कह दिया ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आवाम की ताकत के साथ ही हम लड़ेंगे, किसी जमात से कोई इल्हाक नहीं होगा और ना ही किसी जॉइंट सेशन में शिरकत करेंगे। रही बात इस्लामाबाद को ब्लॉक करने की, तो देखें करप्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ 2013 से ही जो है वो जंग लड़ रही है या एहतजाज कर रही है या रैलियाँ निकाल रही है। मुख्तलिफ इजलासों में भी, मीडिया टॉक में भी वो करप्शन का जो है वही बोलबाला कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद को बंद करने की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशंस दायर की हुई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके फ़ैसले पे डिपेंड करता है कि क्या अगर वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है। तहरीक इंसाफ के हक़ में क्या आता है? तहरीक इंसाफ मुतालबा ये कर रही है कि जिस तरह आम आदमी का एहतसाब किया जाता है, उसी तरह बड़े लोग जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े अफसरान हैं या इस मुल्क के बड़े लोग हैं, उनका एहतसाब भी उसी तरह हो जैसे एक आम आदमी का होता है। तो किसी हवाले से उनकी ये बात ठीक भी है कि भाई एक एक पाई का हिसाब जो है वो लिया जाए, कैसे मुल्क की दौलत जो है वो बाहर जा रही है या कैसे रातों रात लोग जो हैं वो अमीर हो रहे हैं, इस पर चेक एंड बैलेंस जो है वो किया जाए। अब लोग ये कहते हैं जी तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आएगी तो उसके पास क्या रह जाएगा। नो डाउट तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो इक़्तिदार में आना चाहती है, लेकिन वो सिस्टम को बेहतर करना चाहती है। अगर सिस्टम को अब बेहतर कर दिया जाए, सज़ा और जज़ा के कवानीन जो कि हमने अभी रिसेंटली खबरें डिस्कस की हैं, उनमें भी असल चीज़ यही है कि सज़ा और जज़ा और मॉनिटरिंग और एहतसाब, ये सारी चीज़ें जो है अगर बेहतर हो जाए तो हर चीज बेहतर हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है मैं जरूर जानूंगी, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो कैसे खोखर साहब का तज्जिया सुनेंगे तहरीक इंसाफ की जो खबर हम डिस्कस कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगली खबर हम डिस्कस कर रहे थे तहरीक इंसाफ की। खोखर साहब क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद को बंद करना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा इनका। इसकी बजाय करप्शन जो है ये पूरे मुल्क का इशू है, पंजाब के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम का इशू है, तमाम सियासी जमातों का इशू है। इस इशू को अगला 2018 का इलेक्शन अब करीब है, वो आने के लिए इंसाफ उस पर छोड़ दिया जाए अवाम पर। और इस वक्त इमरान खान साहब को इलेक्शन रिफॉर्म पर काम करना चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म जो वोटिंग होती है, जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं, उनकी रिफॉर्म्स जो है ना हो जाए। अब इंडिया में देखें, पूरे मुल्क में देखें कि अंगूठा लगाकर आपका वोट पड़ता है। अब मेरा बुरे वाला वोट है, मैं कभी वोट डालने नहीं जा सका क्योंकि मैं जाता नहीं हूं, मैं लाहौर में रहता हूं। अगर ये अंगूठा लगाकर वोट का सिस्टम बन जाए तो मैं अपने सिटी 42 दफ्तर के बाहर एक बूथ बनाओ करीब तरीन शादमान में, वहां जाऊं, मैं अंगूठे के जरिए अपना वोट लाऊं, कैंडिडेट है मैं आगे क्लिक करूं, मैं आगे निकल जाऊं। इस तरह एक रियल जो आपकी लीडरशिप है वो भी सामने आ जाएगी और आपके मैक्सिमम जो लोग हैं वो वोट डाल सकेंगे। इससे रिफॉर्म्स आ गए। दूसरा, इससे जालसाजी वोटों की जो बाद में होती है कि जी वो लॉन्ग मार्च हो रहा है, जालसाजी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, वो फलां जगह जा रहा है, वो सारी जो है ना वो खत्म हो सकेगी वोट। अगर आपकी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, आपकी रियल जो लीडरशिप है वो सामने आ जाए, तो आपका सारे ये करप्शन के जो ये छोटे छोटे जो इशू है ये सारे आज खुद हल हो जाएंगे। कि रियल जब आपकी लीडरशिप सामने आ जाएगी, रियल आपकी क़यादत सामने आ जाएगी, तो वो मसले हल हो जाएंगे। इनको चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस पर अमल किया जाए। अगर ये 5-6 मोबाइल कंपनियां जो हैं ये 2-3 बंदे बैठाती हैं
اور 3-4 کروڑ جو وہ جو نادرا جو یہ موبائل کے جو سمیں ہیں ان کو انگوٹھے کے ذریعے کر لیتی ہیں, ویریفائی کر لیتی ہیں, تو یہ الیکشن کا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ الیکشن فارم کیوں نہیں ہو سکتی؟ الیکشن کمیشن کیوں نہیں کر سکتی؟ بایو میٹرک ووٹ کاسٹنگ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ پھر مرضی کے نتائج حکومتیں کیسے لے سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا, آپ تو الیکشن کرواتے اس لیے کہ مرضی کے نتائج جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جب یہ آپ کا میگا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ کرپشن پھر خود چھوٹے چھوٹے مسئلہ اسلام آباد کو بلاک کریں گے, ایون انٹرنیشنل ہمارا امیج خراب ہوگا, لوگوں کو تنگی ہوگی, پریشانی ہوگی, نہ حکومت نے جانا ہے, نہ حکومت کو کچھ کان پر ان کے جھوٹ رینگنی ہے, نہ کچھ ہونا ہے. سر ایسے بس کہ جیسے رائمنڈ میں سفر جو ہے وہ عوام کرتی ہے, جیسے رائمنڈ مارچ کر رہے ہیں جس کے گھر, تو اس کے مجھے بتائیں کہ رائمنڈ میں جو لانگ مارچ کیا گیا اس کے گھر کے گراؤ کیا گیا, وہاں کے کیا پولیٹیکل نتائج کیا ملے ہیں, کیا رزلٹ کیا ملا, مجھے بتائیں. عوام نے تو اس کو سپورٹ کیا, سپورٹ کیا کیا, وہ کیا فائدہ کیا اس کا ہوا ہے, قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے, ملک کو کیا فائدہ ہوا, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں نا, قوم نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جو اپوزیشن کی جماعت ہے تحریک انصاف کی, اور میرے خیال وہ تو پہلے بھی اپوزیشن کی جماعت ہے, اس کے ساتھ رائیونٹ جلسہ جو ہوا ہے کھوکھر صاحب, اس کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی کہ عوامی طاقت تحریک انصاف کے پاس ہے. جی عوامی طاقت تحریک انصاف کے وہ پاس تو عوامی طاقت تو الیکشن ہوگا تو پھر پتہ لیکن چلے اس گا کے نا کس کے پاس ہے. باوجود اب اگر آپ عوامی طاقت اگر آپ عوامی طاقت کی بات کرتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم اس سے بڑا, میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, وہ بڑا جلسہ کر دیتی ہے, پھر عوامی طاقت اس کے ساتھ ہوگی. تو کھوکھر صاحب پھر اس کا مطلب ہے عوامی طاقت اگر اب نظر آ رہی ہے تو کیا 30 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کیا تب بھی لوگ نکلیں گے؟ جو فائنل راؤنڈ لگائے جا رہے ہیں نکلیں گے, لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا مجھے بتائیں, ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوگا, ترقی کا پہیہ کیا ہوگا, مجھے صرف یہ بتائیں. اس کے اگر رزلٹ یہ نکل, اگر آپ گورنمنٹ کا گرانا بھی نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی رہے, صرف یہ کہ صرف نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ علیحدہ ہو جائے, وہ احتساب دیں, احتساب دے, وہ اگر علیحدہ ہو جائے تو پارٹی ختم ہو جاتی ہے. ان کی پارٹی کا نام ہے مسلم لیگ نواز, ان کی پارٹی کا نام مسلم لیگ نواز ہے. اگر نواز کا لفظ اس میں نکال دے تو وہ ان کی پارٹی ختم ہو جاتی ہے, وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہ پولیٹیکل انریسٹ جو ہے نا, وہ پولیٹیکل چلیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آگے بڑھیں گے. رضوان نقوی صاحب کی خبر ہے, ٹیکس نہ دہندہ تعمیراتی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا, 3 کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں. بالکل, یہ جن فرموں کی بات کی گئی ہے, جن کے نام بیان کیے گئے ہیں, نو ڈاؤٹ مختلف جو یہ بڑی بڑی فرمیں ہیں یہ اسی طرح کرتی ہیں کہ مختلف انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں اور مینشن یہی کرتے ہیں کہ ہماری انکم جو ہے وہ بہت کم ہے. اور ایف بی آر کی جانب سے یہ جو ایکشن لیا گیا یقیناً یہ پہلے لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ اس میں فرمز بھی موجود ہیں جو 2011 سے ٹیکس نہ دہندہ ہیں. اگر آپ کو یاد آیا تو آپ کو 5 سال بعد کیوں یاد آیا کہ بھائی ان کے ذمہ اتنے پیسے تھے اور ان کو جو ہے وہ اب ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ منجمد کر دیے گئے. کچھ کمپنیاں تو ایسی ہیں 2006 سے اب تک کا جو انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے, جیسے اجمل ڈیولپرز ہیں, ان کے ذمہ 2006 کے انکم ٹیکس کی مد میں 11 لاکھ روپے واجب العطا ہیں. سو آپ ہر سال کیوں ان نہیں, کا اگر ہم رقوم کی بات کریں تو جو مینشن کی گئی ہیں کہ 11 لاکھ ہیں, اس کے بعد 20 لاکھ ہے اور کسی کے 55,000 ہیں, یہ رقم اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا, باقی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا, کو بھی پتہ لگے گا. بالکل صحیح, بہت شکریہ عمران بھائی. کیسے کھوکھر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہیڈ لائنز جانیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسٹوڈیو میں. اور ناظرین ماتم حسین کی تاریخ بہت پرانی ہے اور لاہور میں بھی اس کو اسی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا بھی جاتا ہے. جلوس برآمد کیے جاتے ہیں اور لاہور کا سب سے بڑا جلوس نثار حویلی سے برآمد کیا جاتا ہے. اور اس تمام روایات کو برقرار اور زندہ رکھے ہوئے قزلباش خاندان کا ایک اہم کردار ہے, اور اسی کے ایک فرد آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, خدام ذوالجناح آغا شاہ حسین قزلباش. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم آغا صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اور آغا صاحب, قزلباش خاندان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے کہ یاد حسین کو زندہ رکھے ہوئے اور ماتم حسین کو جاری و ساری رکھے ہوئے, اور رہتی دنیا تک حسین کا نام تو برقرار رہے گا ہی, لیکن اس کو ایک عقیدت اور احترام کے ساتھ منانا بہت بڑی سعادت ہے, اور یہ سعادت کا اہم پلر جو ہے وہ قزلباش خاندان ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ میں اپنے جد امجد کا ذکر کروں گا, جو ہمارے سب سے پہلے بزرگ ہیں, جو 1700 کی دہائی میں ہیں, انتقال ہوا جن کا, وہ سردار نواب نروز علی خان قزلباش. آگے ان کے بیٹے ہیں, آگے ان کی نسل چلتی ہے جو نواب ہدایت علی خان قزلباش ہیں. نواب ہدایت علی خان
کہ آگے بیٹے ہیں نواب علی رضا خان کے زرباش. یہ نواب علی رضا خان کے زرباش جو ہیں ان کے 3 بیٹے ہیں, نواب نواز علی خان, نواب ناصر علی خان اور نواب نثار علی خان. اور جو نثار حویلی جو منصوب ہے جس نام سے نثار حویلی, یہ نواب نثار علی خان کے زرباش کے ہیں. آگے نواب نثار علی خان کے جو بیٹے ہیں وہ نواب برکت علی خان کے زرباش اور نواب فتح علی خان کے زرباش. نواب فتح علی خان کے بیٹے ہیں نواب مظفر علی خان کے زرباش. یہ آن ٹپس مجھے آن ٹپس یہ والے اپنا شجرہ مجھے یاد ہے. تو نواب فتح علی خان کے بیٹے ہیں نواب مظفر علی خان کے زرباش. آگے ان کی ایک بیٹی بیگم افسر رضا کے زرباش. آگے ان کے بیٹے نواب زادہ جان علی خان کے زرباش جو اس وقت متولی وقف ہیں اور لائسنسی مرکزی ذوالجناح نثار حویلی ہیں. اور میں بھی آج جو بیٹھا ہوا ہوں انہی کے حوالے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ جو بھی انتظامات انتظامیہ کے ہیں وہ اس حوالے سے سیکورٹی کے ہو گیا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہو گیا ہے, یہ تمام انتظامات کے حوالے سے میں اس کی کیئر کرتا ہوں. تو شکر الحمدللہ جو یہ عزاداری کا آغاز ہوا تو یہ نثار حویلی سے نواب نواز علی خان کے زرباش نے یہ اسٹارٹ لیا اس کا. اور نواب نواز علی خان میں سمجھتا ہوں کہ شکر الحمدللہ ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جن کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کی ایک اینٹ بنیاد رکھنی تھی. تو اس زمانے میں ہندوستان کا زمانہ تھا تو ہندوؤں کے بھٹے سے سکھوں کے بھٹے سے اینٹ آتی تھی. وہ اینٹ جو ہے وہ رابی پہ جا کے پاک کروائی گئی اور پہلی اینٹ رکھنی تھی مسجد کی. تو یہ میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ بھی کے پروگرام میں, لیکن میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں اس میں. جب انہوں نے محلہ شیعہ کے بزرگ اس وقت جو عالم دین تھے ان کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ پہلی اینٹ وہ رکھے جو تہجد گزار ہو, جس کی نماز شب پہ بھی قضا نہ ہوئی, تہجد قضا نہ ہوئی ہو. تو لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو گئے. تو پھر نواز صاحب نے کہا کہ اگر آپ اجازت دو پہلی اینٹ میں رکھ لوں. تو سب نے بسم اللہ کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں اس میں کہ وہ تہجد گزار تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ اتنے بڑے شہنشاہ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ہے, کیا میں اس قابل ہوں کہ اس بادشاہ کی سواری کی راس میں پکڑوں جو تہجد گزار ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس ذوالجناح کی راس پکڑوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بادشاہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں, اس ذوالجناح جس کی راس پکڑنے کے لیے نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ایکچولی ذوالجناح کی ہسٹری یہ ہے کہ ہم ذوالجناح کو پوچھتے نہیں ہیں, ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ذوالجناح کی کہ اس ذوالجناح نے میرے مولا حسین علیہ السلام سے جو وفا کی ہے وہ میں زندگی بھر ہم نہیں بھول سکتے. یہ ذوالجناح جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھا یہ ذوالجناح, اور جس کو دانا کھلایا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے اپنے چولہے میں ڈال کے. اور کربلا میں اسی ذوالجناح پہ میرے مولا حسین علیہ السلام جب اترے ہیں جنگ کے لیے تو اسی ذوالجناح کے. تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے کربلا میں تو تیروں کی بارش تھی, چاروں طرف سے تیر پاڑ رہے ہیں, نیزے پاڑ رہے ہیں, جو جس کے ہاتھ میں وہ حسین کو زخمی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے ہی سجدے میں گئے ہیں تو ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا, اے میرے آقا آپ اپنے پروردگار کو سجدہ کریں, آپ کے حصے کے تیر آپ کی سواری آپ کا ذوالجناح اپنے سینے پہ لے گا. اس طرح ہم لوگ
ये सुलझना जो है फिर तीरों की बारिश थी सुलझना पे भी। ये जब वापस आया है खैमे की तरफ तो सब बीवियों ने देखा कि ये सुलझना खाली आया है, और ये लेके गया था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके गया था, लेकिन खाली आया है। तो उस वक्त बहुत बीवियों ने गिरिया किया। तो इसकी याद में एक्चुअली ये जो निसार हवेली की आफादित है ये जुलजना के हवाले से ही है जी। जुलजना के हवाले से ही है। वही कॉन्सेप्ट जो है 1400 साल पहले का, वही कॉन्सेप्ट आज हम निसार हवेली में ये जो जुलजना निकलता है उसी हवाले से निकलता है। ये इस जुलजना जो है ये रात निसार हवेली से बरामद होता है और अपने अपने रूट्स पे आता है। सबसे पहले ये निसार हवेली से निकल के सैयद वाजिद अली शाह की हवेली जाता है। उसके रास्ते में जितने इमाम बारगाहें हैं, इमाम बारगाहों में एक्चुअली हमारी लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर, और हम 2, 4, 5, 7, 10 आदमी इमाम बारगाह में उनको लेके जाते हैं, जुलजना को लेके जाते हैं। लेडीज़ उस वक्त उस हाल में होती हैं कि जो अपनी मन्नतें मुरादें दिल में लेकर आती हैं और मुखातिब होती हैं कि जुलजना पे मेरे मौला हुसैन सवार हैं, तो उस वक्त वो इजहार करती हैं, अपनी मन्नतें मुरादों का इजहार करती हैं। तो इमाम बारगाह में तकरीबन के 60-70 इमाम बारगाह है जो मोची दरवाज़े के अंदर है। तो ये इमाम बारगाह में हम लोग जब जुलजना लेके बाहर रूट्स पे आ जाता है, अपने रूट्स पे आ जाता है, उस वक्त ये फिर आखिरी हमारी एक पॉइंट हमारा एक लाल हवेली से वापसी पे अपने रूट्स पे आ जाता है। ये मेहदी शाह का इमाम बारगाह है जो उधर ही मोची में ही है। वाजिद अली शाह की इमाम बारगाह के बाद मेहदी शाह का इमाम बारगाह है, आगे छोटा मुफ्ती बाकर है, उसके बाद छोटे से होते हुए ये पुरानी कोतवाली वज़ीर खां का चौक है, वहाँ आता है। वहाँ से कश्मीरी बाज़ार, रंगमल होते हुए पानी वाला तालाब, तहसील बाज़ार, भाटी गेट से होता हुआ ये करबला गामे शाह में एहतमाम पजीर होता है। जी हाँ जी। अच्छा, ये जो सफ़र है निसार हवेली से करबला गामे शाह का, ये कोई आधा घंटा 1 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये पूरा रूट जब कवर करते हैं तो कोई 20 से 22 घंटे लग जाते हैं। जी बेटा, वाकई ये बिल्कुल 20-25 मिनट का रास्ता है निसार हवेली टू करबला गामे शाह। लेकिन ये अजीब सुलझना, ये अजीब ज़ियारत है, ये कायनात की अजीब ज़ियारत है कि जिसमें लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी तरीके से हम जुलजना को हाथ लगा लें, आज रात हम हाथ लगा लें और ज़ियारत कर लें किसी तरीके से। मोहब्बत और एहतराम की वो कैफियत होती है कि हर एक का दिल होता है कि ज़ियारत कर लें, हाथ लगा लें, करीब चले जाएं। खसूसी तौर पे भी ऐसा है कि ये जुलजना के साथ ये कायनात का वाहिद जुलजना है जिसमें लोगों की ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से हम जुलजना की ज़ियारत कर लें हम। इस वजह से इसमें इतना रश होता है कि जो 20 मिनट का जो रास्ता है ये 24 घंटे में तब्दील हो जाता है ये वाला। जी। और वो पूरी इमाम बारगाहों का दौरा करते हुए तमाम वहाँ पर कितने टाइम के लिए कोई टाइम फिक्स भी किया होता है कि रुकना इस इमाम बारगाह में इतना टाइम रुकना है? क्योंकि अगर लोगों की देखा जाए तो फिर वो रश इतना बड़ा हजूम होता है कि अगर आप एक इमाम बारगाह में रुक गए तो फिर आपको अगली तरफ जाते हुए टाइम लगेगा। तो क्या टाइमिंग फिक्स की जाती हैं जब रूट डिसाइड किया जाता है? मिसाल के तौर पे मैं आज पिछले मैं अगर 20 साल की बात बोलूँ आपको, पिछले 20 साल में मुझे फ़ख्र है अपने लेडीज़ पे कि हमारी जो लेडीज़ आज़ादारी करती हैं उनकी भी एक अजीब आज़ादारी है। निसार हवेली का अपना मोची दरवाज़े में एक कदीमी इमाम बारगाह है जिस इमाम बारगाह का नाम बीबी सायरा के इमाम बारगाह कहलाता है। हम वहाँ पे गए जुलजना लेके, तो जुलजना वहाँ पे बड़ा गिरिया हो रहा था, वहाँ पे बहुत गिरिया हो रहा था, तो लेडीज़ पीट रही थी। हम जुलजना को वापस बाहर लेके आना चाह रहे थे, जुलजना बाहर नहीं आ रहा था। तो सैयदजादी ने मुझे कहा, आगा साहब आप 1 मिनट के लिए जुलजना मुझे पकड़ाएंगे? जो आधे घंटे से जुलजना बाहर नहीं आ रहा था, 1 मिनट के लिए आप मुझे पकड़ाएंगे? तो मैंने कहा बीबी तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये आप जुलजना ये पकड़ें आप। तो उसने कहा, बीबियों ने गिरिया करके एक नोखा पढ़ा। नोखा पढ़ने के बाद जुलजना से मुखातिब होकर कहा, ए जुलजना तुझे शहजादा अली अकबर किया, तुझे शहजादा अली असगर के खून का सदका है,
तुझे बीबी सैयदा बीबी सकीना सलाम का वास्ता है, तेरी मंजिल तो बहुत दूर है अभी, तेरी मंजिल तो बहुत दूर है, तू अभी से रुक गया है। तो बस उन्होंने वास्ते किए, कुछ गिरिया किया, मातम किया है। उसके बाद उन्होंने कहा आगा साहब अब ये जुलझना पकड़े, इसकी लाश पकड़े और जुलझना को ले जाए। जुलझना जो आधे घंटे से चल रहा था उसी वक्त वो वापस आ गया। ये अकीदा है हमारी लेडीज़ का। जी हाँ बिल्कुल, और ये अकीदा और तहराम दोनों तरफ ही, मर्द हजरात में भी और ख़वातीन में भी। और इस जुलझना को ज़ियारत करने के लिए आपको मैं अजीब सी बात बेटा बोलूँ आपको कि ऐसी ऐसी हस्तियाँ आती हैं जो आप सुन के हैरान आ जाएंगे कि आपने कभी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा कि जुलझना के पास आके कुछ ऐसी ऐसी हस्तियाँ आवाज़ ऐसे देती हैं, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो। खुदा की कसम कई दफ़ा हम तो खुद खौफज़दा हो जाते हैं। मैं पिछले 40 साल से इस ज़ियारत के साथ हूँ, मेरा बचपना पूरा इस ज़ियारत के साथ गुजरा है, लेकिन बहुत बहुत ऐसी ऐसी हस्तियाँ ज़ियारत करने के लिए आती हैं और जो झोली फैला के 10 मिनट में पूरे साल का रिस्क लेके चली जाती हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 40 साल से आप साथ हैं और आपने ये तमाम चीज़ें खुद विटनेस भी की हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे निसार हलवेली से जो सबसे बड़ा जुलूस बरामद किया जाता है उसकी तारीख़ क्या है और किस तरह से वो मुख्तलिफ़ रास्तों से, मुख्तलिफ़ अमाम बारगाहों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होता है। करबला गामिशा हमारे साथ मौजूद हैं, शाह हुसैन साहब, उनसे हम बात करें। आगा साहब, जब इंतज़ामात की बात आती है तो चूँकि ये बहुत बड़ा एक जुलूस होता है और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इसमें शिरकत करते हैं, तो इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो किस तरह से मैनेज किया जाता है इसको? बीबी ये ऐसा है कि एक तो मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से पहले बता दूं जी ज़रूर कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 1 महीना हो गया है। आज पुलिस के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें हमारे पंजाब सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन और एसपी सिक्योरिटी और एसपी सिटी, जितने एसपी हजरात हैं, ये टोटल इस टाइम पे लाहौर की सिक्योरिटी के लिए, मैं हमेशा एक लफ्ज़ बोला करता हूँ कि पुलिस की तरफ से हमें बहुत तामुन होता है। तामुन इस हद तक कि मैं कहता होता हूँ ये लफ्ज़ एक महदूद वसाइल में रह के पुलिस हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इतनी दिलचस्पी लेती है कि एक एक पॉइंट पे हमसे, छोटी छोटी पॉइंट्स पे हमसे डिस्कस करती है कि आगा साहब कोई तजवीज़ हमें दे। इस बार मैंने एक तजवीज़ उनको मैंने दी है जी। मैंने तजवीज़ दी है कि हमें हमेशा होता था, हमारे लेडीज़ कांस्टेबल्स की तरफ से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन डिटेल से कल मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा आका जी बिल्कुल बेफिक्र रहें आपने, मुझे डीआईजी हैदर अशरफ साहब ने मुझे कहा है, मुंतज़िर मेहंदी साहब ने भी यही कहा है, मुझे सीसीपी लाहौर ने भी यही लफ्ज़ बोला है कि आगा जी इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें सिक्योरिटी के हवाले से, आप ईजी होकर अपनी आज़ादारी करें, ईजी होकर आज़ादारी करें। अगर कोई पहले दुश्मन की गोली आती है, पहले नंबर पे हमारे सीने पे, हमारे खुदा ना खास्ता कोई आती है तो पहले हम अपने सीने को आगे करेंगे, फिर आप तक कोई दुश्मन पहुंचेगा। हालात ऐसे हैं बीबी कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो दहशत गर्दी में, बहुत बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत कमीना है। इंडिया हमारा सख्त तरीन दुश्मन है, इंडिया हमारा, और मैं इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और वो चीप से चीप हरकत भी कर सकता है। हालांकि इस टाइम पे मेरे इंसानियत का शहंशाह है हुसैन, जिसकी कुर्बानी है अपना करबला में, जिसने अपने 72 को, अपने 6 महीने के बच्चे से लेकर अपने कड़ियल जवान को भी कुर्बान कर डाला अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। उसे नहीं पता कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी और ये इतनी बड़ी आज़ादारी है। इस टाइम पे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि हम सुनी। मुझे एक और भी बात आपको बताऊं, आपको मुझे कभी कभी दुख होता है इस बात पे भी, कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि मुहर्रम चढ़ता है, जैसे मुहर्रम आता है तो कुछ बैनर्स लगते हैं, हम सुन्नी शिया भाई भाई। खुदा की कसम हम अज़लों से भाई हैं, हम अज़लों से।
भाई हैं, असलों से भाई हैं। 1400 साल पहले अगर आप देखें हिस्ट्री करबला की, तो उस वक्त एक तरफ हुसैनी थे और एक तरफ यजीदी थे। और आज भी अगर हुसैनी, अब मुझे बताएं कि करबला में जाके, करबला में हबीब बिन मुज़ैर को खत लिखा हज़रत इमाम हुसैन साहब ने कि हबीब, हम करबला में पहुंच चुके हैं और अगर तू हमारी मदद के लिए आ सकता है तो आजा, वरना मैशर में मुलाकात होगी। क्या मैं पूछता हूं कि हबीब सुन्नी था या शिया था? वहां पे जानसार थे, वहां पे एक हुसैनी थे और एक यजीदी थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग असल से भाई थे, भाई रहेंगे और भाई हैं। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि सुन्नी शिया का कॉन्सेप्ट मेरे नज़र में कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ कि मुझे एक चैनल ने कहा कि आगा साहब आप बताएं कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत कब महसूस हुई? मैंने कहा ये 20-22 साल हो गए हैं मुझे, अभी ज़रूरत हमें महसूस हुई है, इससे पहले तो हमें बिल्कुल महसूस ही कभी नहीं हुई सिक्योरिटी की। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा सबीलें जो थी वो सारे सबीलें जो लगाते थे सुन्नी लगाते थे, हिंदू लगाते थे, सिख लगाते थे, और रज़ाकार जो थे वो भी सारे सुन्नी होते थे, वो वाले भी। और हम जनी जनी करते थे, मातम करते थे, हमारी कमीज़ें ये पकड़ा करते, सुन्नी पकड़ा करते थे। आज वक्त वो क्यों नहीं है? इसका मतलब है कोई ना कोई दुश्मन। बहुत से शरपसंद अनासर जो हैं वो जो नाम इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे शिया का इस्तेमाल कर लें या सुन्नी का इस्तेमाल कर लें, वो शरपसंद अनासर जो हैं वो मसले ख़राब करने में तुले हुए हैं। कोई ना कोई दुश्मन तो है ना जो हमारे पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं। मुझे बाखुदा फ़ख्र है, मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। और इन चीज़ों में फ़ख्र नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ पे कोई फ़ख्र नहीं है। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस नबी का उम्मती हूँ, मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिसके लिए कई नबियों ने हसरत ज़ाहिर की कि काश हम मोहम्मद के उम्मती होते, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 9.5 साल की ज़िंदगी गुजारी, एक तवील ज़िंदगी गुजारी। तो फरिश्ते ने आके उन्हें जब उस वक्त आके कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, तो मैं कुछ टाइम लेके आया हूँ, कुछ मैंने सवाल आपसे करने हैं। तो कहा कि आपने 950 साल ज़िंदगी गुजारी, आपने घर नहीं बनाया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिर्फ तेरा इंतज़ार था, इसलिए ज़िंदगी गुजारी। तो उसने कहा कि एक वक्त आएगा कि आखिरी नबी मोहम्मद आएगा, तो उस उम्मत की जो एवरेज एज होगी वो 60 साल होगी, उसकी एवरेज एज 60 साल होगी। तो लोग अपने जो घर बनाएंगे बड़े फालूदी घर बनाएंगे, सरिया सीमेंट रेत ये वो सारी चीज़ों से बनाएंगे, लेकिन एवरेज एज उनकी 60 साल होगी। तो इस नबी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक ख्वाहिश जारी की, कहा काश मुझे उस नबी का उम्मती होने का इजाज़ मिल जाता तो मैं 60 साल एक सजदे में गुजार देता। तो जब नबियों की ख्वाहिश थी कि मैं मोहम्मद का उम्मती होता, तो मुझे फ़ख्र है आज कि मैं उस नबी का उम्मती हूँ, उसमें मैं फ़ख्र करता हूँ। और उसमें कोई शक नहीं है, वो जो अकीदत और एहतराम है, जितने मर्जी दुश्मन आ जाएं वो उस चीज़ को कम नहीं कर सकते। तो आगा साहब, पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी कोऑर्डिनेशन आपके साथ चल रही होती है और इस तमाम रूट के हवाले से उनके भी इंतज़ामात जो हैं वो देखे जा रहे होते हैं, उनकी तरफ से कैसा ताउन किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अभी तक हमने निसार आबादी टू करबला गामेशा के अलावा भी हमने हुकूमत पंजाब की तरफ से हमने गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, जेलम, पिंडी तक हमने हुकूमत पंजाब की तरफ से हमने नुमाइंदगी की है, जिसमें मैं खुद गया हूँ। मेरे साथ एक शेयर इल्मा हमारे हैं ख्वाजा बिशारत साहब, वो मेरे साथ गए हैं। हमारे साथ अहले सुन्नत के मौलवी उस्मान नूरी साहब गए हैं, अहले सुन्नत के मौलवी हैं साकी साहब, वो हमारे साथ गए हैं। हमारे साथ इंतखाब सियालवी साहब गए हैं, जो हमसे छोटा है लेकिन हमें लीड कर रहा था हुकूमत पंजाब की तरफ से। जो हमने वहाँ पे जाके गुजरांवाले में और पिंडी में जाके हम लोगों ने अमन के लिए हमने कुछ बातें की। वहाँ पे हमने पूछा उन्हें कि आपको किसी चीज़ की कमी है तो हमें बताएं। हमें चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भेजा है
कि जाएं पूछें कि क्या क्या आपको कोई कमी है, कोई ज़रूरतें, ये है। हम लोग गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे भी कि इतना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट ले रही है कि मेरी एक ख्वाहिश थी जो आज पिछले 5 साल से 6 साल से मैं कह रहा था, ये मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि जब मेट्रो बस बन रही थी, उसका रूट बन रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि अपना हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मेट्रो बस के लिए, तो फिर मेरी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि एक मेट्रो बस के लिए इतना खूबसूरत रूट बनाया जा रहा है। तो मैंने उनसे एक ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कहा आप एक मेट्रो बस के लिए इतना खूबसूरत रूट बना रहे हैं, तो बराए मेहरबानी, अभी ये हमारी हमजा शरीफ साहब से हमारी मीटिंग हुई है और ये हमारे लिए, हमारे शियों के लिए एक खुश आइन बात है कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आगा साहब आपने जो डिमांड रखी है कि बादशाहों के बादशाह हुसैन उसकी सवारी का रूट जो है ये निसार हवेली टू करबला गामेशा का, मैं इस पर मुतमिन नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या वजह मुतमिन नहीं है? मैंने कहा जो करबला में हज़रत अब्बास ने अलम को गिरने नहीं दिया, 2000 अलमें जो हैं वो निसार हवेली से करबला गामेशा जाती हैं, लेकिन रास्ते में एक अजीब मतलब 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 फुट के शेड लगे हुए हैं और अलमें जो हैं वो झुक के जाती हैं, उसके फहरे ज़मीन पे लग रहे होते हैं। मैंने कहा ये आप ऐसा करें, हम नहीं चाहते किसी का मतलब अपना नुकसान नहीं चाहते, आप ऐसा करें कि अच्छा इसका लिए रूट बना दें, खूबसूरत इसका रूट बना दें आप। तो उसके लिए उन्होंने हमें हमजा शरीफ ने मुझे एग्री किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला आपके ये रूट के लिए उन्होंने परमिशन दे दी है। जो हमारे कमिश्नर लाहौर हैं, हमारे डीसीओ लाहौर हैं, तो उनको उन्होंने परमिशन दे दी है। तो मुझे डीसीओ साहब ने कहा है इंशाल्लाह आगा साहब ये मैं बॉटम लाइन से शुरू करके इंशाल्लाह ताला ये जो तारे वारे ये लगी हुई तमाम हम अंडरग्राउंड कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी ये बहुत सालों के बाद ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जाहिर है अंदरून साइड की वो गलियां हैं, वो बाजार हैं, वो जगह हैं जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है और इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं। और आपने सही कहा कि ज़ियारतें पकड़ी होती हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ से उसको गुजारना, और फिर आज़ादारी भी करनी होती है, वहाँ पर मातमदारी भी करनी होती है, तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो ये तो बड़ा अच्छा होगा। मैं आपको बेटा एक और चीज़ आपको बता दूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये शहबाज शरीफ साहब की ये उनकी ज़िम्मेदारी, उन्होंने आखिरी 8 या 9 मुहर्रम को मुझे बोला था उन्होंने कि आगा साहब किसी इंतज़ामात में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताएं। इसका मतलब है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमजा शरीफ साहब पीछे बैठ के पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया जो हरकत में आती है, आपका मतलब बैक आपकी मजबूत हो तो उसकी वजह से आपको ये सारे काम इजी हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। अच्छा आगा साहब, अभी अपने सबीलों की बात की, तो इस पूरे रूट पर भी सबीलें लगाई जाती हैं और क्या इंतज़ामात किए जाते हैं उस हवाले से? जी बेटा, सबीलें जो हैं एक्चुअली ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उन करबला वालों की प्यास को याद रखते हुए ये सबीलें लगाई जाती हैं। और जब सबीलों में दूध पिया जाता है, बच्चे दूध पीते हैं, तो शहजादा अली असगर की वो प्यास और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो 3 दिन की प्यास को याद रख के वो पानी पिया जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं सबीलों में कि हम कुछ ना कुछ खिदमत कर सकें। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम तो सब करते हैं, आपको मालूम ही है। हर बंदा अपने रंग में नहीं, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बिरादरी की जानिब से भी जो है वो सबीलें लगाई जाती हैं और नज़र न्याज दी जाती है। जी हाँ बिल्कुल। वो 9वीं 10वीं मुहर्रम को बाकायदा ख़त्म दिलवाया जाता है और सुन्नियों की तरफ से, ना सिर्फ अहले तशरीह बल्कि सुन्नी भी उसका उतना ही एहतराम और अकीदत से उसको जो है वो सोग मनाते हैं और इस चीज़ को, उस याद को ताज़ा रखे हुए हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भाईचारे का एलिमेंट है वो सदियों से चला आ रहा है
ہے اور وہ صدیوں تک رہے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی کمی اس طرح سے نہیں ہوگی. سو اس تمام روٹ پر مختلف جگہوں پر جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں اور خود بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو سٹی 42 تو براہ راست پورے اس روٹ کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ شامل نہیں ہو سکتے وہ گھر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ زیارتوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں. سو مختلف جگہوں پر عزادار رک کر ماتم داری کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ جگہیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹس پہلے کر دی جاتی ہیں یا بیچ میں ہی کہیں پر رک کر جو ہے وہ ماتم داری شروع ہو جاتی ہے؟ میں نے آپ کو ایک لفظ بولا ہے کہ یہ ایک کائنات کی ایک عجیب زیارت ہے ذوالجناح, جی, جس میں زیادہ تر جو کانسیپٹ ہے نا یہاں پر وہ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے آج ذوالجناح کو آج ذوالجناح سے زیارت کرنے, ذوالجناح کی آج کسی طریقے سے ذوالجناح کی زیارت کرنے آج ہم. اور واہ خدا, میں نے تو ایسی حب دیکھی ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کہ ایسی مرادیں لے کے بیبیاں آتی ہیں کچھ, اور وہ بیبیاں مرادیں اتارتی بھی اپنی اور مرادیں مانگ کے بھی جاتی ہیں. شکر الحمدللہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اگلے سال اس کی بھی اولاد وہ بھی ہوتی ہے, وہ اپنی منت چلانے کے لیے آئی ہوتی ہیں یہاں پہ. میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ شکر الحمدللہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں آپ کو کہ یہ نثار حویلی ٹو کربلا گام شاہ تک یہ جو روٹ ہے نا, اس روٹ پہ پورے سال کوئی بھی جو علاقے کے مقیم ہیں وہاں کے کوئی پورا سال وہاں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہماری روڈز کو مضبوط کر دیا جائے, یہ ہمیں یہ پرابلم ہے. تو ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ دن آئیں گے, 10 محرم آئے گا, تو گورنمنٹ خود بخود ہی جو پیچ ورک ہے وہاں پیچ ورک کر دے گی. جہاں پہ کوئی گٹر واٹر کوئی پرابلم ہے کسی قسم کی الیکٹریسٹی کی طرف سے کوئی اس حوالے سے, تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جب دن آئے گا یہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا سارا. یہ صدقہ میرے مولا حسین علیہ السلام. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تقریباً 1 مہینے سے ہی اس تمام روٹ پر سرچ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں, گھروں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور تمام چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سال کے ان دنوں میں خود بخود حل ہو جاتی ہے, خود بخود حل ہو جاتی ہے. اور بیٹا یہ ایکچولی یہ سلسلہ جو ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے. 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ بی بی پاک دامن جی بی بی رقیہ سلام اللہ کا یہ دربار ہے. ان کے جو شوہر ہیں حضرت مسلم بن عقیل, ان کی شہادت ہے 8 اور 9 ذی الحجہ جو عید سے ایک دن پہلے, بڑی عید سے ایک دن پہلے ہے. اس میں پوسا دینے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. یہ حضرت مسلم بن عقیل وہ ہیں جن کی کربلا میں سب سے پہلے کوفے میں خط لکھ کے بلایا گیا جی. اور ایک وقت یہ آیا کوفے میں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے نے نماز پڑھائی تو پیچھے یہ کوفی نے خود خط لکھ کے بلایا, اور حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے 18,000 لوگوں نے نماز پڑھی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی شخص نہیں تھا. یہ کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بچوں کو پہلے ہی 8 اور 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد سے وہیں سے محرم کا سٹارٹ ہی حضرت مسلم بن عقیل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہیں سے ایک پریکٹس بھی شروع ہو جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے. شکر الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ کو ہمارے کیپٹن عثمان صاحب جو ڈی سی او ہیں, بہت دلچسپی ان کے آگے ان کا ایک ٹیم ہے پوری, جس میں طارق زمان صاحب ہیں. یہ پوری ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ پورے سال چلتی ہے ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. آگے صاحب یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. آغا صاحب 40 سال تقریباً آپ نے بتایا کہ بچپن سے لے کر اب تک آپ ان تمام انتظامات کا حصہ ہیں, آپ شبیہ ذوالجناح کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور یہ تمام جلوس جب نکلتا ہے تو انتظامات کی بھاگ دوڑ آپ نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے بھی دیکھا, اور اب آپ خود جو ہے وہ اس کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے. تو کوئی واقعہ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں اس تمام ایکسپیرینس میں, کچھ بتانا چاہیں, کچھ دیکھنا چاہیں. ہاں بیٹا, ایک واقعہ ہے جو میرے ساتھ اپنے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہے. میری ایج اس وقت تقریباً کوئی 10 سے 12 سال کی ہوگی, 10 سے 12 سال کی.
तो शब अशूर जुलजना निकला हुआ था, तो जुलजना के साथ दोनों हाथ रख के ना उसकी गर्दन पे, तो मैं उसकी गर्दन पे हाथ रख के, तो मेरा बचपना था, तो बचपन की दुआएं जो होती हैं, जो अपना जो ख्वाहिशात होती हैं, वो भी छोटी छोटी होती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मोची दरवाज़ा में एक कबाबों वाला है, साईं कबाबों वाला कहते हैं उसको। तो मैं तकरीबन उस वक्त मेरा बचपना था, बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। जुलजना जब वहाँ से गुजरा है ना, तो मैंने ऐसे ही दुआ मांगी। मैंने कहा मौला, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, और मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ खाऊं। तो मेरी मुट्ठियाँ बंद थी, और ऐसे करके मैं जुलजना के ऊपर हाथ रखे हुए थे मैंने। तो मैंने ख्वाहिश अभी जाहिर की है कि मैंने कहा मौला, मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं है, और मुझे भूख भी लग रही है। तो ऐसे होता है कि मेरी मुट्ठी से कोई मेरी मुट्ठी खोलता है, मेरी मुट्ठी खोल के 5 रुपये रख देता है, रख देता है। मैं उसी वक्त, ये मेरा बचपना है, तो मैं उसी वक्त जुलजना को छोड़ के वो कबाबों वाले के पास चल गया। तो मैंने वहाँ पे जाके जो कबाब लिए और नान लिए, और मैंने ये खा लिया। और मैंने आके अपने फादर को बताया कि मेरे साथ तो ये सीन हुआ है। तो मुझे कहते हैं कि तेरे कुछ पैसे बचे हैं कि तू, मैंने कहा नहीं, मेरे पास 5 रुपये थे, 5 रुपये के मैंने कबाब और नान खा लिए मैंने। हाँ, तो कहते हैं कम से कम 1-2 रुपये तू अपने पास रख लेता, ये बाबरकत थे ये वाले। तो एक तो ये वाकया, तो ये तो मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाकया है कि जो मुझे कभी भूलता ही नहीं है, ये वाला। कि फौरन दुआ मांगी और उसी वक्त पूरी हो गई। ये एक बचपन की दुआ थी। हाँ जी हाँ, बाकी दुआएं तो ऐसी पूरी होती हैं, खुदा की कसम बेटा, मैं आपको क्या बताऊं कि दिनों में, घंटों में दुआएं पूरी होती हैं। एक बुढ़िया दुआ कर रही थी कि ए हुसैन, मेरा बेटा कैद में है और बेगुनाह है, अगर उसे रिहाई ना मिली तो खुदा की कसम मैं अगले साल नहीं आऊंगी। तो वही माई अगले साल आ रही है और बासी बांध के कह रही है कि ए हुसैन, मेरे से गलती हो गई, मेरा बेटा बेगुनाह था, कैद में था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले तूने उसको रिहाई दिला दी, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुझसे कैसे मांगा। तो वहाँ पे तो मन्नतें मुरादें जो हैं, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि इसमें हज़रत इमाम हुसैन सवार हैं इस पे। हाँ जी, मुखातिब होके हम लोग उनसे मांगते हैं और दिली मुरादें पूरी होती हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई एक मैसेज जो आप ओवरऑल इस जुलूस के हवाले से या इन दिनों के हवाले से और इस अकीदत के हवाले से कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें? बेटा, सबसे पहले तो मैं एक शुक्रिया अदा करूँगा हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें खसूसी तौर पे मैं मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि इंतज़ामात के हवाले से इन दोनों की दिलचस्पी जो है वो पीक पे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे है। और फिर मैं आपके चैनल का, जो आपके ऑनर हैं, सिटी 42 के, 44 के, 41 के जो चैनल्स आपके जितने भी हैं, मैं उनके ऑनर और पूरी उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तो कई सालों से वो काम किए हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। इतने कैमरे आपने स्टार्ट किन कैमरों से आपने किया, और आज कितने कैमरे हैं, कदम बाय कदम आपके कैमरे टोटली 24 घंटे जब तक ज़ियारत है तो ऑन रहते हैं। एक एक चीज़ जो है, आप लोग जो बूढ़े लोग हैं, कुछ जो बेचारी हमारी माएँ बहनें, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो नहीं जा सकते, आपका जो 42 चैनल है वो डायरेक्ट दिखा रहा होता है, तो वो वहीं पे जाके वो ज़ियारत भी कर रही हैं, वो दुआ भी कर रही हैं। हाँ जी हाँ, तो बाकी हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की, मुझे तो ये है कि अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। मसले हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कुछ बसे मसाइल जो हैं, जो अगर बाकी रह गए हैं, तो शायद मेरी 1-2-3 रोज़ में मियाँ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हो, तो वो मैं उन्हें ज़रूर डिस्कस करूँगा उनका। और सबसे अच्छी बात कि वो डिस्कस करने के बाद उस पर तवज्जो भी दी जाती है और उसका नोटिस भी लिया जाता है। और मेरे ख्याल से इसी के साथ टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हिम्मत दे, तौफीक दे कि आप ये जो सिलसिला है याद हुसैन का, मातम हुसैन का, इसको जारी और सारी रखें। मौला पंजतन पाक बीबी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के सदक़े में इस वक्त
इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। बिल्कुल बस। बिल्कुल, आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।